ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आज की क्लास में मैं आपके लिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का 3rd पार्ट लेके आया हूं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं, जिसका नाम है अक्रूअल कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। और कई तरीके के अकाउंटिंग एलिमेंट इससे कनेक्ट रहते हैं। सो आज की क्लास में हम अक्रूअल कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कहां कहां इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जा सकता है। सो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सो अक्रूअल कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले, जो बोर्ड पे लिखा है उसको समझाने से पहले आपको मैं 2-4 एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पहले ही क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि मेरी एक कंपनी है और मुझे अपना सामान किसी को बेचना है, तो मुझे एक परचेजर भी मिल जाता है। ठीक है, और ये कौन सा साल चल रहा है? मान लेते हैं अभी तो 2023 ही चल रहा है, तो इसी साल को कंटिन्यू करके चलते हैं। तो मुझे एक परचेजर मिल गया है जो मेरे सामान को खरीदने के लिए रेडी है, और मैंने उसको सामान बेच दिया, और वो जो सामान की कीमत थी वो थी 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपए का सेल 20,000 रुपए की सेल्स थी, तो मैंने उसको बेच दिया। अब उसने मुझे ये बोला कि देखिए सर, मैं आपका सामान लेने के लिए रेडी तो हूं, लेकिन ये सारा का सारा अमाउंट मैं आपको अभी एकदम से नहीं दे पाऊंगा। इस चीज के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप आधा अमाउंट अभी ले लीजिए इन कैश, मतलब 10,000 रुपए आप अभी रख लीजिए, और बाकी जो 10,000 रुपए हैं वो मैं आपको अगले साल दे दूंगा। अब मुझे भी क्लाइंट्स की कमी थी, मेरे पास भी ज्यादा क्लाइंट्स थे नहीं और मुझे क्लाइंट्स बनाने थे, तो मैंने कहा ठीक है सर, आप एक काम कीजिए, आप इसको रख लीजिए, और जो आधा अमाउंट है, जो ड्यू अमाउंट है, वो आप मुझे अगले साल दे देना। ठीक है, चलिए। अब 1 साल बीत जाता है, अगला साल आ जाता है, और वो जो क्लाइंट था मेरा, उसने मेरा जो बकाया अमाउंट था वो वापस कर भी दिया। अब एक चीज सोचने वाली हो गई, अब मैं कंफ्यूज हो गया, मैं अकाउंट्स बनाने बैठा, तो मैं यहां पर ये चीज जानने के लिए कंफ्यूज हो गया कि अब जो उनकी पेमेंट आई है वो मैं कौन से साल की इनकम में लिखूं, 2003 की इनकम में या अगले साल यानी 2004 की इनकम में? क्योंकि 10,000 रुपए जो उन्होंने मुझे दिए थे वो तो मैंने 2023 में तो लिख ही लिए थे। ठीक है, लेकिन जो बाकी बच गए थे, जो उधार रह गए थे, वो मैं कहां पे लिखूं? वो तो मेरी सेल हुई थी 2023 में, लेकिन अमाउंट आया है 2024 में, तो अमाउंट के हिसाब से लिखूं या सेल के हिसाब से लिखूं, क्या देखूं? तो यहां पे हो गई ना कंफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स, यहां पे गलती ना हो जाए, इसीलिए अकाउंटिंग ने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है जिसका नाम है अक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करनी है जब वो ट्रांजैक्शन हुई है। हमको पैसे से लेना देना नहीं है, पैसे को बाद में देख लेंगे, लेकिन जब तक अक्रूअल कॉन्सेप्ट है तब तक आपको जब भी वो ट्रांजैक्शन होती है, जिस डेट पे होती है, आपको उसी डेट पे उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर मैं एग्जाम्पल को देखना चाहूं, तो वो जो 10,000 रुपीज थे वो मुझे पहले ही अपनी इनकम में रिकॉर्ड कर लेने थे, हालांकि मेरे पास पैसा नहीं आया है। तो मैं 20,000 जो है वो अपनी इनकम में रिकॉर्ड तो जरूर करूंगा, लेकिन उसमें एक और चीज मेंशन करूंगा कि 10,000 रुपए उधार चल रहा है। जब 2023 की बात कर रहा हूं मैं, 2023 में जब मैं अकाउंट्स बनाने बैठूंगा, तो मेरी सेल तो उसी दिन हुई ना 20,000 रुपए की, उसी साल में हुई थी। तो 20,000 रुपए की सेल जब हो गई, तो जब उसने 10,000 रुपए मुझे दिए, तो मैं उसको वहीं पे रिकॉर्ड कर लूंगा कि 10,000 तो मेरे पास कैश आ चुका है, और बाकी बचा 10,000 वो उधार में है। तो रिकॉर्ड करूंगा, तभी आगे मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसा मत समझिए कि जैसे आजकल हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों को चलो मान लो 100 रुपए उधार दे दिए। ठीक है, मान लो आप स्कूल में हो और आपने आपके दोस्त को कभी जरूरत पड़ गई तो आपने उधार दे दी, अब वो उधार लेके भूल गया। ऐसा होता है मैक्सिमम दोस्तों के साथ, है ना? बेस्ट फ्रेंड कब बोला जाता है? जब ऐसा हो जाए, तो वही बेस्ट फ्रेंड आपका। अब वो भूल गया, अब आप उसको रोज देखते हो, आपका खून जलता है। ठीक है, अब आप मतलब टेंशन में आ जाते हो उसको देख के कि यार ये इतना खुश क्यों है, ये हंस क्यों रहा है, ये मेरे पैसे क्यों नहीं लौटा रहा। ऐसा होता है।
ठीक है, अगर नहीं होता तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी अच्छी दोस्ती है, लेकिन मैं कुछ यूनिक केसेस की बात कर रहा हूं। अब 100 रुपए के चक्कर में 500 रुपए का तो आपका खून जल जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसे केस में अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि थोड़े दिन में आप भी भूल गए और वो तो भूला था ही कि उसने 100 रुपए लिए हुए, तो हो गया आपका नुकसान। यहां पे मान लेते हैं किसी भी चीज के चलते, मान लेते हैं आप पैसे देते रहते हो, लेते रहते हो दोस्तों से, तो इस केस में एक ट्रांजैक्शन जो थी वो आप भूल गए, तो इस केस में आपका नुकसान हो जाएगा, जो कि अकाउंट्स बर्दाश्त नहीं करता है। अकाउंट्स बनाते क्यों है, ताकि कोई भी नुकसान ना हो जाए हमसे, है ना, और हर चीज हमको ध्यान रहे, यही तो होता है हिसाब किताब। तो बेसिकली अक्रूअल कॉन्सेप्ट से अगर आप अकाउंटिंग बनाते हैं तो ऐसे हिसाब किताब में कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर है। अब हम आते हैं जो कॉन्सेप्ट पे, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज रेंडर्ड इनटू। अब यहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हो सकता है समझना है, तो मैं आपको समझा देता हूं। द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करनी चाहिए जब व्हेन इट इज रेंडर्ड इनटू, कहने का मतलब है जब वो हुई है। व्हेन इट हैपेंड भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जब ट्रांजैक्शन हुई है तभी उसको रिकॉर्ड करना है, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। सेटलमेंट मतलब लेन देन, ठीक है, पूरा का पूरा हिसाब किताब बराबर, हिसाब किताब मतलब अपना सेटल हो चुका है, उसी को बोलते हैं सेटलमेंट। तो लेन देन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेन देन के हिसाब से आप ट्रांजैक्शन कभी मत करना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, ठीक है, हमेशा रिकॉर्ड किस हिसाब से करनी है, जब वो हुई है। अब जाहिर सी बात है भाई, जब चीज हुई है उसको उसी समय रिकॉर्ड कर लोगे तो आपको हमेशा याद रहेंगी चीजें। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को गोल्डन कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जैसे गोल्डन रूल होता है ना, वैसे गोल्डन कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। सेल और सर्विस इज कंप्लीट इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड और नॉट। तो ये पहली ही लाइन का एक दूसरा रूप है, आसान भाषा में लिखा है। तो रेवेन्यू मतलब क्या होता है, रेवेन्यू एक तरह से हमारी इनकम होती है। तो इनकम को तभी हम पहचानेंगे, मतलब हम ये पहचानेंगे कि हमारी इनकम हुई है, ये उस समय पहचानेंगे जब हमने सेल या तो कर दी है या किसी को सर्विस दे दी है ना। देखो, अब सामान दिखने वाला होगा तो सेल करोगे, अगर सामान नहीं दिखने वाला होगा तो सर्विस बोलते हैं उसको। तो दोनों जब चीज कंप्लीट हो जाती है तो उस केस में हम मान के चलते हैं कि हम लोगों ने रेवेन्यू बना लिया उसी समय, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड और नॉट। कहने का मतलब है कैश भले ही मिल गया हो या कैश नहीं भी मिला हो, उसको हम बाद में रिकॉर्ड करते रहेंगे, लेकिन पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाए, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। अब एक चीज समझो स्टूडेंट्स, देखो अभी भी आज की डेट में दो तरह की कंपनीज जो हैं वो काम करती हैं। कुछ कंपनीज कैश बेसिस के ऊपर करती हैं, कुछ एक्रूअल बेसिस पे करती है। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर है जो कि मैं डिटेल में आपको आगे जाके समझाऊंगा, लेकिन बस अभी आप शॉर्ट में ये समझिए कि जो कैश बेसिस पे काम करने वाली कंपनी है वो सिर्फ कैश के ऊपर ही अकाउंटिंग बनाती है। कहने का मतलब, अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें 20,000 रुपए की सेल हुई है, ठीक है, जिसमें 10,000 रुपए आ गया उसी डेट पे। तो इसमें क्या होता है, जब 10,000 रुपए आ गया तो 10,000 को लिख लिया जाता है, अगले साल 10,000 आएगा तो उसको उस साल की इनकम मान के चलेंगे, तो वो कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है, ठीक है ना। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग बेसिकली पैसे को देख के की जाती है, सिर्फ कैश दिखता है उसको और कुछ नहीं दिखता। आप ऐसे समझ लो कि दुनिया का सबसे कंजूस आदमी है जिसको पैसे के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, ठीक है, तो वो कैश बेसिस अकाउंटिंग करते हैं। अक्रूअल बेसिस में जो उधारी वाली दुनिया है ना वो आ जाती है। उधारी वाली दुनिया, उधारी वाली जो टर्म्स हैं, जितनी भी उधार की टर्म्स होंगी या जितनी भी एडवांस की टर्म्स होंगी, वो सभी अक्रूअल बेसिस के हिसाब से अकाउंट्स में आई हैं। अगर अक्रूअल बेसिस नहीं होता तो उधार वर्ड जैसे कि आउटस्टैंडिंग वर्ड होता है या ड्यू होता है, ठीक है, या एडवांस वर्ड, एडवांस हो गया, प्रीपेड हो गया। उसके अलावा क्रेडिटर और डेटर, जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, ये सब कुछ नहीं होता अकाउंट्स में। और आधी से ज्यादा अकाउंटिंग तो ऐसी चलती है हमारी। बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर होल्डर्स होते हैं जो पैसे ले लेते हैं, सॉरी पैसे देते हैं कंपनी को, और 1-2 साल बाद पैसे लेते हैं, तो कंपनी तो उनका पैसा रख के भूल जाएगी, समझ रहे हो।
तो बहुत बड़ी एक अकाउंट्स में इसने जगह बनाई है अक्रूवल कॉन्सेप्ट में। चलिए देखते हैं अब कौन सी एप्लीकेशंस जो हैं वो इसके ऊपर आती हैं, तो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। देखिए सबसे पहले तो क्रेडिटर एंड डेटर। डेटर होता है जिस आदमी ने हमसे पैसा उधार लिया हुआ है, ठीक है ना। डेटर मतलब क्या हो गया, जिस आदमी ने हमसे पैसा उधार लिया हुआ है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं हु ओज मनी, ठीक है। ओज मनी एक वर्ड आता है, ओज मनी, तो इसका मतलब है कि जो हमारा पैसा उधार लेके बैठा है ना, वो हो गया डेटर। अब उधार कहां से आया शब्द, भाई उसने समय पे पेमेंट नहीं की होगी तो हमने उसका नाम डाल दिया उधार में। हमको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए उसका नाम डेटर में हमने डाल दिया। अब वो जब पैसे दे देगा तो उसका नाम डेटर से हटा के हम लोग अपनी ट्रांजैक्शन में अपना कैश बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। आपको पता ही है अकाउंट्स दो तरफ चलती है, कभी भी एक जगह तो जाती नहीं उसकी ट्रांजैक्शन। तो जब वो पैसे दे देगा तो इसमें से कम कर देंगे और अपने कैश में बढ़ा लेंगे। इसका नाम अपने आप कम होते होते खत्म हो जाएगा, है ना। हमारी किताबों में उसका नाम क्लीन हो जाएगा। फिर इसका मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिनसे हमने उधार लिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर चलो यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, समवन, इफ समवन ओज मनी और इफ वी ओ मनी, ठीक है, ऐसा समझ लो। जब हमने किसी से पैसा लिया हुआ है तो वो क्रेडिटर हो गया, क्लियर। अब उसने अपने हमने तो क्रेडिटर, देखो हमने अगर किसी से पैसा लिया हुआ है तो हम तो अपनी किताबों में उसका नाम क्या किस में डाल देंगे, क्रेडिटर में डाल देंगे कि हमने क्रेडिट लिया हुआ है, ठीक है। अब तो बहुत फेमस हो गया ये वर्ड क्रेडिट। अब तो लगभग जितनी भी पॉपुलेशन है इंडिया की, आधे से ज्यादा के पास तो क्रेडिट कार्ड होगा। तो क्रेडिट कार्ड मतलब क्या होता है, उधार, ठीक है। तो इसका मतलब हमने उधार लिया हुआ है, क्रेडिटर, वो आदमी क्रेडिटर है हमारा। तो ये दोनों जो वर्ड्स आए हैं स्टूडेंट्स, ये कहां से आए हैं, ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से है, ठीक है। अगर जब वो पैसा देता तभी हमको रिकॉर्ड करना होता तो हम सब कुछ कैश में ना रिकॉर्ड कर देते। हमको डेटर और क्रेडिटर की जरूरत क्या थी, हमको याद रखने की भी क्या जरूरत थी कि किसी से उधार लिया है या किसी को उधार दिया है, क्लियर है। अगला आउटस्टैंडिंग वर्ड, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंस। देखिए स्टूडेंट, ये आउटस्टैंडिंग मतलब ये नहीं है कि क्लास से बाहर खड़ा हो गया आउटस्टैंडिंग, या बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होता है ना। बचपन में याद है ना, आउटस्टैंडिंग किसी को बोलते थे तो हम क्या बोलते थे, देखो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते थे मैडम तो उसको आउटस्टैंडिंग बोल देती थी, और हम जलन के मारे क्या बोलते थे, बाहर खड़े होने वाला लड़का है तू, बोलते थे नहीं बोलते थे, है ना। तो वो आउटस्टैंडिंग उन दोनों में से नहीं है, याद रखना। ये आउटस्टैंडिंग है उधार। आउटस्टैंडिंग का मतलब है, ये अकाउंट्स में जब यूज करेंगे ना तो समझ लेना इसका मतलब होगा कि अमाउंट ड्यू। अब इनकम आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या है, इनकम आउटस्टैंडिंग कहने का मतलब है कि हमने काम कर दिया, किसी के लिए हमने काम कर दिया लेकिन उसने अभी हमको पैसा नहीं दिया, तो हमारी इनकम जो है ना वो आउटस्टैंडिंग रह गई, ड्यू है अभी। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि हमने किसी से काम तो करा लिया लेकिन उसको अभी समय होने पर पैसा नहीं दिया है अभी तक, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, क्योंकि कुछ तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। जब तक पैसे की सेटलमेंट नहीं होती तब तक उसका अकाउंट तो हमको दिखाना पड़ेगा ना कि हमारे ऊपर इतना उधार है या हमारी इनकम इतनी हो चुकी है, इतना काम मैंने कर लिया है, इसकी पैसे आने बाकी है, तो ये दिखाओगे तो कहीं। तो ये आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंस के नाम से दिखाया जाता है अकाउंट्स में। प्रीपेड उसी तरह प्रीपेड होता है, इसका उल्टा होता है। आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, डेट निकल जाती है फिर भी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है या पैसे नहीं आए हैं, ठीक है। प्रीपेड उसका उल्टा है कि पहले पैसे आ गए हैं, काम अभी होना बाकी है। प्रीपेड इनकम का मतलब क्या होगा, प्रीपेड इनकम, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मुझे एडवांस में पैसा दे जाते हैं। अब वो क्यों देते हैं, मान लो जिस चीज की मेरी फैक्ट्री है या जिस चीज का मेरा बिजनेस है, वो बहुत कम लोग ऐसा काम करते हैं, तो मार्केट में ऐसी चीजों की डिमांड रहती है, तो लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं देखो भैया ये एडवांस रख लो आप अगले साल का, लेकिन अगले साल सामान बना के सबसे पहले मुझे ही बेचना, ठीक है, सबसे पहले मुझे दे देना, आप भले ही एडवांस रख लो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपने पहले पैसे दिए हैं
तो पैसे की तो पूजा होती है हर जगह, ठीक है, तो हमारे भगवान हो आप। तो इसीलिए अब क्या हुआ, प्रीपेड इनकम, अब जो पैसा उसने मुझे दिया है उसको याद रखने का क्या तरीका है, उसको लिख लेता हूं। अक्रूवल बेसिस क्या बोलते हैं कि उसी समय लिखो, तो किस नाम से लिखूंगा, प्रीपेड इनकम के नाम से। उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस कहने का मतलब मुझे कहीं जरूरत पड़ गई और मुझे सामान लेना है, बहुत जरूरी सामान है वो, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये लो भैया पैसे पकड़ो और जब भी वो सामान आप बना लो, रेडी कर लो, आप सबसे पहले मुझे ही देना। तो जब तक वो सामान नहीं दे रहा है, जब तक सारी चीज सेटल नहीं होती, तो मैं ये मान के चलूंगा कि वो प्रीपेड एक्सपेंस मैंने कर दिया है, अभी मेरे पास सर्विस आनी है, सामान आना बचा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको एक एग्जांपल स्टार्टिंग में दे ही दिया था, आप चाहो तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूं जिससे आपको और चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ बेसिकली अगर मैं प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की बात करता हूं तो आप ध्यान से समझना कि मान लेते हैं कि एक मिस्टर अशोक थे, ठीक है, मिस्टर अशोक का नाम ले लेते हैं। मिस्टर अशोक थे जिन्होंने मेरे को सामान बेचा और मैंने उनको ये बोला, इन्होंने कितने का सामान बेचा था, देखिए मेरे लिए तो क्या हो गया, परचेज हो गया, मैंने सामान इनसे खरीद लिया 50,000 का और मैंने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर बाद पैसे लेना, ठीक है, तो अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं, अभी गरीब आदमी हूं, तो अगले साल तक पैसे कमा के दूंगा, तो आप इसमें से पैसे ले लेना फिर। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भैया। तो 50,000 का सामान तो मैंने ले लिया, अब इनका नाम मैं कहीं ना कहीं दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये दो जगह जाएगा, हमेशा याद रखना कोई भी ट्रांजैक्शन दो जगह जाता है, डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से जो परचेज मैंने किया है, एक तो मेरे जो गुड्स हैं, ठीक है, एक तो मेरे जो गुड्स हैं या स्टॉक भी बोल सकते हो आप इसको, वो बढ़ गया 50,000 रुपए से, बढ़ा या नहीं बढ़ा, मेरे पास सामान तो आ गया ना 50,000 का। दूसरा कहा, कैश तो आया नहीं मेरे पास, तो कैश अकाउंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, है ना, कैश तो बढ़ा नहीं। दूसरा कहां डालूंगा भाई, किसी नाम से तो डालूंगा, मैंने उनसे उधार लिया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा, क्रेडिटर्स। मिस्टर अशोक का नाम जाएगा सीधा क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, जिन लोगों ने हमको उधार दिया हुआ है ऐसे लोगों का ग्रुप। अब एक ही क्रेडिटर नहीं होता, एक कंपनी में बहुत सारे क्रेडिटर होते हैं, तो उन सभी के साथ मिस्टर अशोक का नाम लिख दूंगा। तो इसका मतलब मेरे ऊपर क्रेडिट बढ़ गया, कितने का, 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का क्रेडिट बढ़ गया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 6 महीने बीत गए, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने बीत गए, अब 6 महीने तक तो यही अकाउंट में पड़ा रहा, मेरे पास 50,000 का सामान था जो कि मैंने खरीदा था और मेरे ऊपर 50,000 का उधार था, ये दो जगह चले गया था पहली ट्रांजैक्शन में। अब 6 महीने बाद मैंने सोचा कि यार उनके पैसे लौटाने चाहिए, ठीक है, इतना भी हमको किसी की नजर में नहीं गिरना भाई, पैसे लौटाओ, लिया है तो। जब मैंने पैसे लौटाए, ठीक है, जब मैंने रिटर्न किया पैसा, अब उसमें क्या क्या होगा ध्यान से समझना, वो भी दो जगह जाएगा, बिल्कुल जाएगा दो जगह। दो जगह कैसे जाएगा, देखो सबसे पहले तो जो क्रेडिटर था, ये चलो ऐसे समझते हैं, सबसे पहले जो मेरे पास कैश पड़ा था, मेरे पास कुछ कैश पड़ा होगा जिसमें से मैंने दिया, तो कैश कम हो जाएगा 50,000 से, कैश कम हो गया 50,000 से। और जो क्रेडिटर थे मिस्टर अशोक, ठीक है, तो क्रेडिटर यहां पे तो बढ़ा था, लेकिन अब मैंने 50,000 इनको दे दिया ना, तो इसका मतलब क्रेडिटर कम हो गया 50,000 से, क्रेडिटर भी कम हो गया 50,000 से। अब एक चीज देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने किया क्यों, मैंने ऐसा क्यों नहीं कर दिया कि जब सामान लिया था उनको बोला था 6 महीने बाद पैसे ले लेना, तो 6 महीने बाद ये पैसे दे के बस ये दो एंट्री डाल देते, ये क्रेडिटर की जरूरत क्या थी। समझाता हूं, देखिए अगर मान लेते हैं मिस्टर अशोक 10 साल बाद मेरे कांटेक्ट में आते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कांटेक्ट खत्म हो गया था, 10 साल बाद आते हैं कांटेक्ट में, ठीक है, और वो बोलते हैं सर हमने है ना पहले भी ट्रांजैक्शन की हुई थी, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा कि कौन सी ट्रांजैक्शन थी। भाई आप हो सकता है 50,000 रुपए की जो आप ट्रांजैक्शन बता रहे हो, मैंने 50,000 आपको दे दिए थे और आपसे सामान ले लिया था, खत्म बात। इसमें जो हमारे क्लाइंट थे जो कि मिस्टर अशोक थे जिनसे हमने सामान लिया,
उन्होंने हमको उधार दिया था 6 महीने का, जो कि बहुत बड़ी बात होती है एक समय पे, ठीक है। 6 महीने का उधार दिया था, उसको भूल जाओगे, उसको याद नहीं रखोगे। उनका क्रेडिटर मतलब क्रेडिट रहे थे, वो क्रेडिटर रहे थे हमारे 6 महीने तक, उनको आप भूल जाओगे? तो ऐसा नहीं होता। अगर मान लेते हैं 10 साल बाद आपको अपने क्रेडिटर्स की लिस्ट को चेक करना पड़ा कि कहां कहां से हमने उधार लिया था और किस किस को हमने उधार दिया था, तो उसका डिटेल चेक कर सकते हो जब आप अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये करना ही पड़ता है, याद रखना। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है या रजिस्टर्ड है तो आपको ये सारे अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे। बिना ऐसे अकाउंट्स बनाए आप कोई कंपनी नहीं चला सकते हो, क्योंकि इन अकाउंट को सिर्फ कंपनी वाले चेक नहीं करते, इन अकाउंट को गवर्नमेंट भी चेक करती है ताकि वो टैक्स लगा सके आपके ऊपर, इन्वेस्टर्स भी चेक कर सकते हैं ताकि वो पैसा दे सके आपको, और अकाउंट्स की मैनेजमेंट और जो बाहर के शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, आपको कंपनी चलानी है या नहीं चलानी, तो आपको इमेज अच्छी बना के रखनी है और हर चीज का रिकॉर्ड रखना है। हर चीज चेक होती है कंपनी की एक एक, वो धीरे धीरे आप समझोगे। अभी तो आपने अकाउंट्स पढ़ना शुरू ही किया है, तो बेसिकली आपको सारी चीजें समझ आएंगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैंने एग्जांपल के साथ भी बता दिया है। तो अकाउंट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। सो आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूं। सो बहुत जल्द मैं अगली क्लास में आपके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो टॉपिक है वो शुरू करने वाला हूं, जिसमें हम एक एक क्लास में जो नए नए टॉपिक हैं प्रिंसिपल से रिलेटेड वो सारे क्लियर करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आएंगे। सो स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।